हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों का एकीकरण सम्मिश्रण क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे इसका मीनिंग। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, कंपनियों का एकीकरण अमलगमेशन, इसका मतलब है कि दो कंपनियां मिलती हैं, एकीकरण होता है, दोनों मिलकर जो है एक कंपनी बनाती हैं। तो मीनिंग जो है स्टूडेंट यही है कि जब दो एक समान व्यवसाय करने वाली कंपनी मिलकर किसी एक नए बिजनेस को स्थापित करती हैं, या एक पुरानी कंपनी जो है वह अपना पूरा का पूरा बिजनेस किसी दूसरी नई कंपनी को दे देती है, बेच देती है, तो ये दोनों ही जो है कंपनी का एकीकरण कहलाते हैं। तो क्या समझ में आया आपको कि जब दो एक समान व्यापार करने वाली, एक जैसा बिजनेस करने वाली प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए, बड़े पैमाने के उत्पादन का लाभ लेने के लिए वह दोनों मिलकर एक नई कंपनी बना लेते हैं, या फिर एक कंपनी, ये दो मिलकर एक बना रहे हैं, ये भी एकीकरण कहलाता है। और जब एक कंपनी जो है अपना सारा बिजनेस दूसरी कंपनी को बेच देती है, तो यह संविलियन कहलाता है। मर्जर, मिल गए, मिश्रण हो गया, तो यह भी जो है कंपनी का एकीकरण कहलाता है। क्लियर ये चीज। अब इसमें जो है ये जो दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाती है, तो ये कहलाती है हस्तांतरक कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। हस्तांतरक कंपनी मतलब इसको विक्रेता कंपनी समझ लें या ओल्ड कंपनी समझ लें, जो अपना बिजनेस बेच रही है। और ये जो नई कंपनी बन रही है, न्यू कंपनी, इसको यहां कहा जाता है हस्तांतरी कंपनी। क्लियर ये चीज, ठीक है। जो अपना बिजनेस बेच रही है, उदाहरण के लिए हम ले लें कि AB लिमिटेड है और XY लिमिटेड है, ये दोनों मिलकर एक नई कंपनी बना रहे हैं जो कि है रोहन लिमिटेड। ये नई कंपनी बना रहे हैं, तो ये जो है दोनों कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएंगी? विक्रेता, बेचने वाली, ट्रांसफरर कंपनी, हस्तांतरक कंपनी। और ये जो रोहन लिमिटेड उन्होंने बनाई है, ये कौन सी कहलाएगी? हस्तांतरी कंपनी और न्यू कंपनी, ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी। ये चीज क्लियर। अब ये जो बिजनेस बेचती हैं, तो इसके बदले में रोहन लिमिटेड के द्वारा क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा। ये हम टर्म समझ रहे हैं, इसकी परिभाषाएं समझ रहे हैं। तो रोहन लिमिटेड जो है फ्री में AB लिमिटेड और XY लिमिटेड को नहीं खरीदेगा, इसके बदले में भुगतान किया जाएगा, जो कि क्रय प्रतिफल कहलाता है। अब प्रकार समझ ले हम। कंपनियों के एकीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक विलय के स्वभाव का एकीकरण होता है और एक क्रय के स्वभाव का। एक होता है मर्जर नेचर और एक होता है परचेज नेचर, ठीक है, ये आपको थ्योरी में आ सकता है। तो विलय के स्वभाव के एकीकरण की क्या विशेषता होती है? तो विलय के स्वभाव के एकीकरण में संपत्ति व दायित्व, ध्यान देना, विलय के स्वभाव में पुरानी कंपनी की, विक्रेता कंपनी की सभी संपत्ति और दायित्व नई कंपनी को हस्तांतरित हो जाते हैं। क्लियर, सभी संपत्ति दायित्व, ठीक है ना। हस्तांतरक कंपनी के, हस्तांतरक मतलब कौन? विक्रेता कंपनी अपने सभी दायित्व किसको दे देती है? क्रेता कंपनी मतलब हस्तांतरी कंपनी को। अंशधारिता, अब जब ये मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं, या एक पुरानी कंपनी दूसरे में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, तो उस कंडीशन में जो पुरानी कंपनी के अंशधारी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वह नई कंपनी के अंशधारी बन जाते हैं। 90% तक वो अंशधारिता रख सकते हैं, ठीक है। 90%, जैसे हम मर्जर नेचर पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए RT लिमिटेड है, वो मर्ज हो गई है, किसमें मर्ज हो गई है? मान लीजिए राहुल लिमिटेड में मर्ज हो गई है। तो इसके जो अंशधारी होंगे
वह राहुल लिमिटेड के भी अंशधारी बन जाएंगे। ठीक है। व्यवसाय चालू रखना, जब आरटी लिमिटेड इसमें मर्ज होगी तो आरटी लिमिटेड के बिजनेस को चालू रखा जाएगा। मर्ज किया है उसको, लेकिन उसका बिजनेस, उसकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो गई है, लेकिन बिजनेस जो है वह कंटिन्यू किया जाएगा। फिर प्रतिफल का भुगतान, जो पुरानी कंपनी है, हस्तांतरक कंपनी है, उसके अंशधारियों को प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा, और यदि आंशिक अंश हैं या पार्टली पेड अप अंश हैं तो उसका भुगतान नगद किया जाएगा। तो राहुल लिमिटेड के द्वारा जो क्रय प्रतिफल का भुगतान है वह उसके अंशधारियों को किया जाएगा। और पुस्तकीय मूल्य, मतलब कि आरटी लिमिटेड की जितनी भी संपत्ति और दायित्व हैं वह राहुल लिमिटेड अपनी पुस्तकों में पुस्तकीय मूल्य पर, मतलब उसके जो चिट्ठे का मूल्य है उसी मूल्य पर दर्ज करेगी। क्लियर ये चीज आपको? ये विलय के स्वभाव के एकीकरण की विशेषताएं हैं। अब क्रय के स्वभाव का एकीकरण क्या होता है? तो इन जो विशेषता हमने पढ़ी है इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा, कोई एक या एक से ज्यादा शर्तें पूरी न करे तो वह क्रय के स्वभाव का एकीकरण बन जाता है। क्लियर ये चीज? क्लियर? क्रय के स्वभाव में अपने को क्या लिखना है? इन पांचों में से कोई एक विशेषता भी पूरी न करे या एक से ज्यादा विशेषता पूरी न करे तो वह एकीकरण कौन से स्वभाव का हो जाएगा? क्रय के स्वभाव का। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको विलय के स्वभाव के आधार पर एंट्री करनी है या क्रय के स्वभाव पर के अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी है, वह क्वेश्चन में क्लियर दिया रहेगा। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो कंपनी खरीदी और बेची जाती है, मतलब दो कंपनियां मिलकर जब एक कंपनी बनाती हैं या मर्ज हो जाती हैं तो बिजनेस में हम जानते हैं कि सभी चीजों की एंट्री होती है। तो ऐसे ही जब अमलगमेशन होता है, एकीकरण होता है, तो दोनों ही कंपनियां, जो ट्रांसफरर कंपनी है मतलब हस्तांतरक कंपनी और हस्तांतरी कंपनी, दोनों ही अपनी बुक्स में एंट्री करती हैं। तो पहले हम समझ रहे हैं किसकी बुक में? न्यू कंपनी की बुक में, या हम कहें हस्तांतरी कंपनी, ये हमारे लिए कौन सी होगी? न्यू कंपनी। या हम कहें क्रेता कंपनी, जिसने कंपनियों को खरीदा है, उसकी बुक में क्या एंट्री होती है। तो हमने दो प्रकार के जो है एकीकरण पढ़े हैं, विलय के स्वभाव का और क्रय के स्वभाव का। तो विलय के स्वभाव में जब हम एंट्री करते हैं किसकी बुक में? हस्तांतरी कंपनी के, तो इसको कौन सा बोलते हैं? हितों के समूहीकरण विधि, हितों की समूहीकरण विधि। और क्रय के स्वभाव में जब हम एंट्री करते हैं तो इसको क्रय विधि ही बोला जाता है। ठीक है। तो क्या अंतर है दोनों की एंट्रीज में और क्या माइनर अंतर आता है वो हम समझते हैं। पहली एंट्री हम किसकी बुक में समझ रहे हैं? न्यू कंपनी की बुक में। ठीक है। पहली एंट्री होती है व्यवसाय क्रय करने की, व्यवसाय क्रय करने की। क्या एंट्री होगी? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब व्यवसाय क्रय खाता डेबिट, खाता विकलित, और किससे? जिससे खरीदी है। तो इसमें आएगा आपका ट्रांसफरर कंपनी का नाम, हस्तांतरक कंपनी के खाते से। ठीक है। जो पुरानी कंपनी होगी, जैसे हमारे एग्जांपल में एबी लिमिटेड और एक्सवाई लिमिटेड, तो उन दोनों के नाम आ जाएंगे। या फिर जो है इधर हमने देखा था आरटी लिमिटेड है हमारे उदाहरण में, तो वो दोनों सेम एंट्री यहां भी होगी क्रय के स्वभाव में, नो चेंज। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? व्यवसाय क्रय किया। ये पहली एंट्री हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड एंट्री होती है यहाँ पर जो संपत्तियां और दायित्व नई कंपनी लेती है, संपत्तियों और दायित्वों की, दायित्वों को लेने की, को लेने की क्या एंट्री होगी? सभी संपत्तियां जो है वह डेबिट हो जाएंगी। तो हम समझ रहे हैं विलय के स्वभाव में, तो समस्त संपत्तियां
खाता विकलित अलग अलग नाम से आती है, जितनी भी चिट्ठे में संपत्तियां दी हैं A to Z सभी संपत्ति। फिर फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, नाम मात्र की संपत्तियां होती हैं, वो सब भी हमें लेना है। नाम मात्र की संपत्तियां जैसे ऋण पर ब्याज दिया हो, संपत्ति पक्ष में प्रारंभिक व्यय दिए हो, तो वो सभी जो है हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, एक लाइन छोड़ के फिर हम लिखेंगे दायित्व खाते से। दायित्व खाते से सभी प्रकार के दायित्व हमें लेना है। वैधानिक संचय खाते से, वैधानिक संचय खाते से सभी प्रकार के संचय भी लेना है हमें। लाभानी खाते से के बाद हमको लेना है क्रय, व्यवसाय क्रय खाते से, व्यवसाय क्रय खाते से। अब इतनी सारी सभी एंट्री लेने के बाद आप इधर की राशि का टोटल करेंगे और इधर की राशि का टोटल करेंगे। यदि इन दोनों राशियों में अंतर है तो जहां राशि कम है उस साइड पर डिफरेंस की राशि से क्या खुलेगा? सामान्य संचय खाता, सामान्य संचय खाता विकलित। तो ये हो गया हमारा अंतर की राशि वाला। ठीक है, ऐसे इधर भी अंतर हो सकता है। सामान्य संचय खाते से दोनों साइड साथ में नहीं आएगा, केवल एक साइड आएगा। अंतर किस साइड निकल रहा है? उदाहरण के लिए ऊपर का यहाँ का टोटल आ रहा है आपका 10 लाख रुपए और नीचे आपने सारी राशियां लिख ली और नीचे का टोटल आ रहा है 9,80,000 रुपए। तो इसका क्या आशय हुआ स्टूडेंट कि हमको 20,000 रुपए का जो अंतर है यहाँ पे कम हो रहा है, तो वो हमें क्रेडिट में खोलना है। फिर ये वाली एंट्री नहीं होगी। ये क्लियर हो गया? तो ये हमने एंट्री की किसके लिए? समस्त संपत्ति और दायित्वों के संबंध में। ठीक है, तीसरी एंट्री होती है वह होती है आपकी क्रय प्रतिफल का भुगतान करने की। क्रय प्रतिफल भुगतान हेतु। तो क्रय प्रतिफल के भुगतान हेतु क्या एंट्री होगी? तो हस्तांतरक कंपनी का खाता डेबिट, हस्तांतरक कंपनी का खाता विकलित, और हम पेमेंट जो है पुरानी कंपनी पेमेंट अंश पूंजी खाते से, बैंक खाते से, रोकड़ खाते से किसी भी रूप में कर सकती है। ठीक है, तो ये हमने एंट्री करी किसकी? क्रय प्रतिफल के भुगतान की। अब हम बात करें क्रय के स्वभाव से। जब हमें क्वेश्चन आएगा तो पहली एंट्री और तीसरी एंट्री सेम रहेगी, सेकेंड एंट्री में कुछ चीजें सेम रहेंगी, कुछ अंतर रहेगा। तो वो क्या अंतर है वो समझ लें हम। देखिए सेकेंड एंट्री में चेंज आएगा, संपत्तियां खाता डेबिट वही होगा, लेकिन ये वाली जो एंट्री है नाम मात्र की संपत्तियां, ये इसमें नहीं आती हैं, ये नहीं आएंगी, ये अंतर आएगा एक तो। ठीक है, तो संपत्तियों में हम जितनी भी वास्तविक संपत्तियां हैं, मतलब भूमि, भवन, स्टॉक, देनदार, प्राप्य बिल, हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, ये सब ले लेंगे। लेकिन नाम मात्र की संपत्तियां जैसे प्रारंभिक व्यय, ऋण पत्र पर ब्याज, अंश निर्गमन पर व्यय, इस टाइप की चीजें दी होंगी तो वो हमें नहीं लेना है। कौन सी कंडीशन में? क्रय के स्वभाव में। और दायित्व ले लेंगे हम, जितने भी दायित्व हैं दायित्व खाते से वो पूरे दायित्व ले लेंगे। वैधानिक संचय जो है वह नहीं लिए जाते हैं। वैधानिक संचय जो है इस स्थिति में अलग से दिखाए जाते हैं। ठीक है, लाभानी खाते से ले लेंगे हम, व्यवसाय क्रय खाते से ले लेंगे, व्यवसाय क्रय खाते से ले लेंगे। और इस कंडीशन में, क्रय के स्वभाव की कंडीशन में, जब डिफरेंस की बारी आएगी कि इधर का टोटल और इधर का टोटल ज्यादा और कम है, तो यदि डेबिट में टोटल कम है तो कौन सा खाता खुलता है? ख्याति खाता विकलित। ये क्या है? अंतर की राशि। और यदि क्रेडिट में कम है तो यहाँ पे खुलता है
पूंजी संचय खाते से। ये अंतर की राशि है। ये अंतर समझ में आया आपको? पहली और तीसरी एंट्री सेम है। सेकेंड एंट्री में जो अंतर है वो है कि नाम मात्र की संपत्तियां क्रय के स्वभाव वाली स्थिति में नहीं लेते हैं और वैधानिक संचय जो है वह शो नहीं किए जाते हैं, वो अलग से लिए जाते हैं। और जो डिफरेंस का फिगर हमने इसमें विलय के स्वभाव में देखा कि सामान्य संचय के नाम से आता है, लेकिन क्रय के स्वभाव में यदि यहाँ का टोटल कम है तो गुडविल अकाउंट खोलेंगे, ख्याति खाता खोलेंगे, और यदि क्रेडिट का टोटल कम है तो हम कौन सा खाता खोलेंगे? पूंजी संचय खाता। तो मेजरली यह तीन एंट्री जो है क्रय के स्वभाव और विलय के स्वभाव में नई कंपनी की पुस्तकों में, हस्तांतरी कंपनी की पुस्तकों में की जाती है। और भी 2-3 एंट्री है, वो भी हम समझ लें। तो चौथी एंट्री जो होती है हमारी वो होती है यदि कंपनी के पास ऋण पत्र हैं तो जनरली ऋण पत्रों को जो है क्या किया जाता है, सिर्फ नाम चेंज कर लिया जाता है कि पुरानी कंपनी के ऋण पत्र जो हैं अब नई कंपनी के हो जाते हैं। तो अगली एंट्री जो है हमारी होगी ऋण पत्र के कन्वर्शन की। चौथी एंट्री वो भी दोनों कंडीशन में सेम होती है, ऋण पत्रों के परिवर्तन की। ठीक है, तो ऋण पत्र में जो है आपके पुरानी कंपनी के जो भी ऋण पत्र रहेंगे, मान लीजिए अपन उसको ऐसा लिख लें, हस्तांतरक कंपनी के ऋण पत्र खाता विकलित, हस्तांतरक कंपनी ऋण पत्र खाता विकलित और ऋण पत्र खाते से नई कंपनी के नाम से ऋण पत्र दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन की एंट्री हो गई और इसमें भी सेम ही होती है। क्लियर? इसके बाद अगली एंट्री जो इसमें होगी समापन व्यय के भुगतान की। समापन व्यय के भुगतान की। तो यदि विलय के स्वभाव का आप एंट्री कर रहे हैं तो उस कंडीशन में समापन व्यय की जो एंट्री होगी वो होगी सामान्य संचय खाता डेबिट, सामान्य संचय खाता विकलित बैंक खाते से। ठीक है, और यदि हम क्रय के स्वभाव में बात करेंगे तो हमारा डिफरेंस का फिगर क्या आता है? ख्याति खाता विकलित और बैंक खाते से। ठीक है ना। और एक लास्ट एंट्री जो है वो केवल क्रय के स्वभाव वाले में होती है, वैधानिक संचय के हस्तांतरण की। वैधानिक संचय हस्तांतरण। तो विलय के स्वभाव में वैधानिक संचय को हस्तांतरित अलग से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको सेकेंड एंट्री में ही ले लिया था। लेकिन जब क्रय के स्वभाव की हम एंट्री करते हैं तो उसमें हम लेंगे एकीकरण समायोजन खाता विकलित, एकीकरण समायोजन खाता डेबिट, और किससे? वैधानिक संचय खाते से। वैधानिक संचय खाते से। तो ये है हमारी एकीकरण के कंडीशन में न्यू कंपनी की पुस्तकों में एंट्री। तो ये जो है आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में भी जब हम जनरली क्वेश्चंस देखते हैं तो नई कंपनी या हस्तांतरी कंपनी की पुस्तकों में एंट्री जो है हमसे पूछी जाती है। अब हम समझेंगे विक्रेता कंपनी हस्तांतरक कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां। तो विक्रेता कंपनी मतलब कि जो अपना बिजनेस, जो हमने देखा था कि दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बना रही है, तो कल जो है हमने इसकी कंपनी की पुस्तकों में क्या एंट्री की जाती है वो हम देख चुके हैं। अब हम एक्स और वाई कंपनी किस प्रकार की एंट्री करेगी उसको देखेंगे। तो एक्स और वाई कंपनी जो है अपना बिजनेस बेच रही हैं, ये खत्म हो रही है। तो खत्म होने का मतलब है कि उनको अपनी बैलेंस शीट यहाँ पर समाप्त करनी है, फिनिश आउट करनी है। तो संपत्ति पक्ष को खत्म करने के लिए मैक्सिमम 3 एंट्री होती है, दायित्व पक्ष को खत्म करने के लिए 3 एंट्री होती है, 6 एंट्री जो है आपकी बैलेंस शीट को फिनिश आउट करने के लिए। तो क्या एंट्री हो सकती है? देखिए, संपत्ति को 3 तरीके से जो हो सकता है। पहला होगा आपका कि जो संपत्तियां नई कंपनी ने ले ली है
तो वो नई कंपनी को दे देंगे, उसके संबंध में एंट्री होगी। दूसरी, कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं कभी कभी जो नई कंपनी, हस्तांतरी कंपनी कह देती है कि मुझे नहीं लेना है, तो उसे मार्केट में बेचा जाता है, सेल आउट किया जाता है, तो उससे पैसे मिलते हैं। तीसरा, कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं चिट्ठे में, नाम मात्र की संपत्तियां, फिक्टिशियस एसेट्स, जो कि नई कंपनी कभी भी नहीं लेती है, तो उन संपत्तियों को हम राइट ऑफ करेंगे, अपलेखन करेंगे। तो इस तरीके से तीन एंट्रीज से जो है हम संपत्ति पक्ष खत्म करेंगे। तो देखिए, फिनिश ऑफ करना मतलब अकाउंटिंग करना है तो संपत्ति खाता हमेशा विकलित होता है, तो इन तीनों कंडीशन में संपत्ति खाते को हम क्रेडिट करेंगे, समाकलित करेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री जो है, यदि संपत्ति नई कंपनी ने ले ली है तो एंट्री होगी वसूली खाता विकलित, वसूली खाता विकलित और संपत्ति खाते से। ये क्वेश्चन में आपको क्लियर दिया रहेगा कि कौन कौन सी संपत्तियां ली हैं, तो हम उन संपत्तियों को जो है ट्रांसफर कर देंगे वसूली खाते में। संपत्तियां नई कंपनी द्वारा ली गई, नई कंपनी द्वारा ली गई। ठीक है। सेकंड, जो संपत्तियां नहीं ली है और उससे पैसा वसूल हो सकता है, जैसे कि देनदार, तो उससे जो है हमें पैसे मिलेंगे, तो बैंक खाता विकलित और विविध संपत्ति खाते से, विविध संपत्ति खाते से। ठीक है ना। ऐसी संपत्तियां जो नई कंपनी ने नहीं ली है, उसे हमने बाजार में बेचा है या हमने उससे पैसे वसूल किए। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि नई कंपनी के द्वारा सभी संपत्तियों को ले लिया गया लेकिन स्टॉक नहीं लिया गया, तो जो संपत्तियां चिट्ठे में दी हैं बाकी सबकी एंट्री इसमें करेंगे, लेकिन उन्होंने स्टॉक लेने से मना कर दिया है तो स्टॉक की एंट्री हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो संपत्तियों को बेचने पर। ठीक है। तीसरी, यदि चिट्ठे में कभी भी नाम मात्र की संपत्ति दी हो तो उसे जो है हम समता अंशधारियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी समता अंशधारी का खाता विकलित, समता अंशधारी खाता विकलित। ठीक है। और जितनी भी संपत्तियां हैं जो नाम मात्र की होती हैं, जैसे प्रारंभिक व्यय खाते से, प्रारंभिक व्यय खाते से। दूसरी होगी आपकी ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय, ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय, अंशों के निर्गमन पर व्यय। इस प्रकार की कोई नाम मात्र की संपत्ति है, लाभानी खाता आपको संपत्ति पक्ष में लिखा हो, तो उन सबको जो है हम समता अंशधारी खाते में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम? नाम मात्र की संपत्तियां अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित की, अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित की। ठीक है। इस प्रकार से आपका संपत्ति पक्ष जो है वह खत्म हो जाएगा। सेम तीन कंसेप्ट पे दायित्व पक्ष जो है वो हम लेंगे। ठीक है। तो दायित्वों का कौन सा शेष होता है? दायित्वों का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको खत्म करना है, मतलब उसे जो है हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे विविध दायित्व खाता विकलित। अलग अलग नाम से आते हैं, जैसे लेनदार है, कराधान है, ऋण पत्र है, वो सब अलग अलग नाम से आएंगे। और किस में ट्रांसफर करेंगे? वसूली खाते से। ये किस संबंध में होगी? दायित्व नई कंपनी द्वारा लिए गए, नई कंपनी द्वारा लिए गए। ठीक है ना। फिर कुछ दायित्व नई कंपनी ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, जैसे लिख दिया क्वेश्चन में कि लेनदारों को नहीं लिया गया, तो उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो दायित्व खाता विकलित
दायित्व खाता विकलित और बैंक खाते से। फिर क्या लिखेंगे हम? दायित्वों का भुगतान किया। ठीक है ना। फिर दायित्व पक्ष में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी भी नई कंपनी को नहीं दी जाती हैं, जैसे समता अंश पूंजी, ये अंशधारियों की होती है। समता अंश पूंजी खाता विकलित, फिर लाभानी खाता विकलित, फिर आ जाएगा आपका सामान्य संचय खाता विकलित। इसके अलावा कुछ ऐसे संचय हैं जो लाभ में से बनाए जाते हैं, वो कोई संचय हो तो वो भी जो है हमें यहाँ लिखना है। विविध संचय खाता विकलित और किसके खाते में जाएंगे? समता अंशधारी खाते से। समता अंशधारी खाते से, तो ये हो जाएगा आपका विविध दायित्वों को अंशधारी खाते में हस्तांतरित किया। अंशधारी खाते में हस्तांतरित किया। तो इस प्रकार से 6 एंट्री हो गई हमारी। देखिए बहुत सिंपल है, इन तीनों कंडीशन में संपत्तियों को हमने क्रेडिट किया है और तीनों के जो है 3 से 6 ये दायित्व पक्ष के लिए है। तो ये 6 एंट्री होती है आपकी बैलेंस शीट को खत्म करने के लिए। फिर अगली जो है 3 एंट्री होती है वह होती है क्रय प्रतिफल के लिए, क्योंकि विक्रेता कंपनी को क्रय प्रतिफल जो है वह प्राप्त होगा। तो अगली एंट्री हम देख लेते हैं, वो होती है आपकी क्रय प्रतिफल के संबंध में। तो 7 नंबर की एंट्री होगी, सबसे पहले हम क्रय प्रतिफल को ड्यू बनाएंगे। तो वो हो जाएगी हमारी ट्रांसफरी कंपनी, मतलब हस्तांतरी कंपनी विकलित, उसका नाम आ जाएगा, और वसूली खाते से। वसूली खाते से इसमें जो है हम क्रय प्रतिफल को क्या करेंगे? ड्यू बनाएंगे। ठीक है ना। क्रय प्रतिफल देय, इसके बाद हमको क्रय प्रतिफल मिल जाएगा, तो हम क्रय प्रतिफल रिसीव कर लेंगे। तो रिसीव करने की क्या एंट्री होगी हमारे पास? वो होगी आपकी क्रय प्रतिफल जो है हमें समता अंश पूंजी में भी मिल सकता है, तो समता अंश पूंजी खाता विकलित। ठीक है ना। ऋणपत्र खाता विकलित, ऋणपत्र खाता विकलित और बैंक खाता विकलित, बैंक खाता विकलित, रोकड़ खाता विकलित और हस्तांतरी कंपनी खाते से। हस्तांतरी कंपनी खाते से ये एंट्री की करेंगे हम, जो क्रय प्रतिफल है वह प्राप्त हुआ। ठीक है, क्रय प्रतिफल प्राप्त हुआ। अब ये जो क्रय प्रतिफल हमें प्राप्त होगा, मतलब विक्रेता कंपनी को प्राप्त होगा, इसे जो है हम समता अंशधारियों को दे देंगे। तो क्या एंट्री होगी हमारी? समता अंशधारी, अंशधारियों के खाते विकलित या अंशधारी का खाता विकलित, और उसे जो है हम ये सब दे देंगे समता अंश पूंजी खाते से बैंक खाते से, रोकड़ खाते से। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है आखिरी में जो भी बचा हुआ पैसा रहेगा वो समता अंशधारी लेकर उनके हिस्से में जाएगा। तो क्रय प्रतिफल अंशधारियों को दिया। ठीक है ना। और 2 एंट्री जो है हमारी होगी वो होगी समापन के व्यय। जब कंपनी फिनिश आउट होती है या विक्रेता कंपनी को अपना हिसाब किताब कंप्लीट करना है तो कुछ समापन के व्यय भी हो सकते हैं।
तो वो यदि हुए हैं तो एंट्री होगी वसूली खाता विकलित बैंक खाते से। ठीक है, यदि समापन के व्यय जो है रोकड़ में भुगतान किए हैं विक्रेता कंपनी ने तो उसकी एंट्री करेगा वो। तो नरेशन क्या हो जाएगा, टिप्पणी समापन व्यय का भुगतान। ये यदि विक्रेता कंपनी ने खुद ने किए हो समापन के व्यय। और लास्ट एंट्री जो है आपकी होगी इसमें वो होगी वसूली खाते का शेष। तो वसूली खाते का शेष जो है वह दोनों आ सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो वो अकाउंट बनाने के बाद जो है पता लगेगा। तो वसूली खाता विकलित और समता अंशधारी खाते से या समता अंशधारी खाता विकलित वसूली खाते से, दोनों में से कोई एक एंट्री होगी। ठीक है, ये होती है लाभ के संबंध में और ये होती है हानि के संबंध में। तो जो भी कंडीशन रहेगी जिस क्वेश्चन में, उस हिसाब से हम जो है वसूली खाते का लाभ और हानि समता अंशधारी के खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से जो है जो विक्रेता कंपनी होती है वह चाहे विलय के स्वभाव का एकीकरण हो चाहे क्रय के स्वभाव का एकीकरण हो, एक जैसी ही होती है। और क्रेता कंपनी नई कंपनी की पुस्तकों में हमने पढ़ा कि उसमें विलय के स्वभाव में और क्रय के स्वभाव के एकीकरण में थोड़ा सा अंतर आता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में मेनली जनरल एंट्री पूछी जाती है और पूछा जाता है आपको बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अब हम देखने वाले हैं, अभी हमने जो थ्योरी समझी है कि एकीकरण की स्थिति में क्रेता कंपनी, हस्तांतरक कंपनी और हस्तांतरी कंपनी की पुस्तकों में एंट्रीज कैसे होती हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसी थ्योरी को हम अप्लाई करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर, ताकि एग्जाम में यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाए। तो हमने एक उदाहरण के लिए क्वेश्चन लिया हुआ है कि श्रद्धा लिमिटेड व विवेक लिमिटेड के चिट्ठे निम्न हैं। विवरण दिया हुआ है आपको, समता व दायित्व, ये दायित्व पक्ष दिया हुआ है पूरा और ये संपत्ति पक्ष दिया है। दायित्व पक्ष में आपको अंश पूंजी दी हुई है। संचय व आधिक्य की हेडिंग में सामान्य संचय है, लाभानी खाता है, विनियोग भत्ता संचय है, निर्यात लाभ संचय है और चल दायित्व में आपको लेनदार दिया हुआ है। ठीक है, संपत्ति पक्ष में स्थायी संपत्तियां दी हुई है और चल संपत्ति की हेडिंग में देनदार, स्कंध और बैंक हमें दिया हुआ है। और नीचे समायोजन में उन्होंने लिखा है कि श्रद्धा लिमिटेड ने विवेक लिमिटेड को 16 लाख रुपए में अधिग्रहित किया। यहां से हम हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना शुरू करते हैं। तो श्रद्धा लिमिटेड ने विवेक लिमिटेड को अधिग्रहित किया। तो श्रद्धा लिमिटेड ने लिया है, मतलब ये कौन सी कंपनी हो गई, क्रेता कंपनी हो गई। ठीक है, और ये जो है विवेक लिमिटेड को लिया है तो ये हो गई हमारी विक्रेता कंपनी, मतलब ओल्ड कंपनी, और ये हो गई हमारी न्यू कंपनी। ठीक है, 16 लाख रुपए ये क्या हो गया, क्रय प्रतिफल। ठीक है, इतने में लिया है और हमें जो है एंट्री करनी है विलय के स्वभाव की, नेचर ऑफ मर्जर, विलय के स्वभाव की जो है पंजी प्रविष्टियां करनी है और दोनों की पुस्तकों में हम पंजी प्रविष्टि समझेंगे। तो पहले हम करेंगे न्यू कंपनी की पुस्तकों में, मतलब हम यहाँ हेडिंग डालेंगे श्रद्धा लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि। स्टूडेंट, यदि आपने थ्योरी अच्छे से समझी है तो बहुत सिंपल है और बहुत इजीली आप इस चैप्टर में नंबर ले सकते हैं। एंट्रीज याद कर लीजिए, अमाउंट में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन एंट्रीज यदि आप याद कर लेंगे तो बहुत इजी रहेगा। तो नई कंपनी जो है उसकी पुस्तक में पहली एंट्री हम लोगों ने पढ़ी है वो होती है व्यवसाय क्रय खाता विकलित और विक्रेता कंपनी के खाते से। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, व्यवसाय बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, व्यवसाय क्रय खाता विकलित और विक्रेता कंपनी कौन है, हमें नाम पता है तो हम लिखेंगे विवेक कंपनी के खाते
से, और कितने में खरीदा, 16 लाख रुपए में। हर उसमें ये एंट्री बिल्कुल फिक्स है। नई कंपनी की पुस्तक में पहली एंट्री यही होगी। और नरेशन टिप्पणी हम क्या लिखेंगे, व्यवसाय अधिग्रहित किया। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई, हमेशा फिक्स है, याद रख लेना आप लोग। सेकेंड एंट्री जो है वह होती है नई कंपनी की पुस्तक में जो जो संपत्तियां और दायित्व ले लिए हैं। तो यदि आपको विलय के स्वभाव का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो आप ये समझ लीजिए कि हमको पूरी बैलेंस शीट जो है यहाँ पे एंट्री में लिखनी है। सभी संपत्तियों को हम डेबिट कर देंगे और सभी दायित्वों को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल, विलय के स्वभाव में हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। हम सभी संपत्तियों को डेबिट कर देंगे और सभी दायित्वों को अंश पूंजी को छोड़कर क्रेडिट कर देंगे। तो संपत्तियां सारी अलग अलग नाम से हो जाएंगी। स्थायी संपत्ति खाता विकलित, ठीक है, देनदार खाता विकलित, स्कंद खाता विकलित, सारी संपत्तियां जितनी भी लिखी है, इवन प्रारंभिक व्यय वगैरह, कोई सी भी पूरी बैलेंस शीट विलय के स्वभाव में हमें बहुत इजी रहता है इसको करना। ये चारों संपत्तियां मैंने ले ली और अमाउंट जो है ध्यान रखना, विवेक लिमिटेड की लेंगे हम 10 लाख रुपए। न्यू कंपनी की पुस्तकों में हम एंट्री कर रहे हैं, लेकिन हम ये एंट्री एकीकरण की कर रहे हैं। तो जो संपत्तियों की राशि है वह विवेक लिमिटेड की, उसने ये संपत्तियां ले ली। और क्रेडिट में हम सारे दायित्व, सामान्य संचय को छोड़कर ये और ये, सामान्य संचय जो है विलय के स्वभाव में बैलेंसिंग फिगर होता है, इसीलिए जो है हम सामान्य संचय को जो है छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो क्या क्या आ जाएगा हमारा, लाभानी खाते से, लाभानी खाते से, और ध्यान देना हम जो है किसकी लेंगे एंट्री, विवेक लिमिटेड की। विनियोग भत्ता संचय खाते से, विनियोग भत्ता संचय खाते से 80,000 रुपए, और निर्यात लाभ संचय खाते से 40,000 रुपए। और आएगा आपका लेनदार खाते से, ठीक है, लेनदार खाते से 1,20,000, और एक आएगा जो आप भूलना मत, व्यवसाय क्रय खाते से। व्यवसाय क्रय खाते से कितने में बिजनेस खरीदा, देखिए पहली एंट्री में व्यवसाय क्रय को डेबिट किया है, सेकेंड एंट्री में हमने उसको क्रेडिट कर दिया है। तो इस तरीके से हमने एंट्री लिख ली। अब जो है हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे कि कितना जो है बैलेंस बच रहा है, इधर बच रहा है या इधर। तो हम टोटल कर लें, तो ये हो जाएगा 10, 4, 14, 15, 16 लाख जो है ऊपर का टोटल आ रहा है। ठीक है, और नीचे का टोटल हम करें तो ये हो रहा है आपका 2, 16 और 2, 18 मीन्स 20 लाख। नीचे का टोटल जो है 20 लाख आ रहा है दायित्व का, और संपत्ति का आ रहा है 16 लाख रुपए। मतलब ऊपर का टोटल कम है यहाँ का, तो यहाँ जो है हम 4 लाख रुपए से बैलेंसिंग फिगर किस नाम से लिखेंगे, सामान्य संचय खाता विकलित। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। ये हमने सामान्य संचय के नाम से क्यों लिखा है, क्योंकि जो है हमारा मर्जर नेचर है। ठीक है ना, ये कौन सा नेचर है, विलय के स्वभाव का हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इधर डिफरेंस निकलता या इधर डिफरेंस निकलता, उसे हमें किस में डालना है, सामान्य संचय खाते में। और विलय के स्वभाव में केवल हमें सामान्य संचय और अंश पूंजी को छोड़कर बाकी पूरी बैलेंस शीट सेकेंड एंट्री में कॉपी करनी है और व्यवसाय क्रय को क्रेडिट करना है। ये समझ में आया आपको। और तीसरी एंट्री जो है इसमें होगी क्रय प्रतिफल के भुगतान की। इसका नरेशन लिख लें पहले। हम क्या करेंगे इसमें नरेशन में, बहुत शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, संपत्तियां व दायित्व लिए। ठीक है, नई कंपनी ने, हम पूरा डिटेल में भी लिख सकते हैं। और तीसरी एंट्री जो है होगी वो होगी आपकी किसकी, क्रय प्रतिफल के भुगतान की। तो क्रय प्रतिफल का भुगतान जो है न्यू कंपनी को मिलेगा, तो वह जो है
समता अंश पूंजी में, रोकड़ में, बैंक में, ऋण पत्रों में, किसी में भी मिल सकता है। इस सवाल में हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम ये इमेजिन करेंगे कि जो क्रय प्रतिफल है वह समता अंश पूंजी में भुगतान किया गया। तो तीसरी एंट्री जो है वो होगी यहाँ पे, ये विवेक कंपनी जो है उसे पैसे देगी, तो विवेक कंपनी डेबिट, विवेक कंपनी विकलित और समता अंश पूंजी खाते से 16 लाख रुपए। क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता कि 12 लाख रुपए जो है समता अंश पूंजी में दिए और 4 लाख रुपए जो है वह नगद दिए। तो हम समता अंश पूंजी खाते से और फिर हम करते हैं यहाँ पे बैंक खाते से। तो जिस रूप में भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उस रूप से एंट्री करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय प्रतिफल का भुगतान। ठीक है, क्लियर ये चीज। तो ये है हमारी नई कंपनी की पुस्तकों में विलय के स्वभाव की किस प्रकार से एंट्री होती है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, एंट्रीज याद कर लीजिए। और विलय के स्वभाव में तो आपको पूरी बैलेंस शीट लेनी है सेकेंड एंट्री में, और थर्ड और फर्स्ट एंट्री बिल्कुल फिक्स है, सिर्फ नाम आपको जो है वह चेंज करना है। ये क्लियर। अब हम पढ़ेंगे विवेक लिमिटेड की पुस्तकों में एंट्रीज। विवेक लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि करने के लिए जो है ओल्ड कंपनी है, अपना बिजनेस जो है वो बेच रही है, तो उसके लिए एंट्री होगी विवेक लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि। तो ओल्ड कंपनी जो है उसमें हमें बैलेंस शीट को फिनिश आउट करना रहेगा एंट्री के थ्रू। उसके बाद क्रय प्रतिफल का जो है एंट्री होगी और समापन के व्यय और वसूली खाते के शेष की एंट्री होगी। ये भी बहुत सिंपल है, हम यदि ध्यान से उसको करें तो पहली एंट्री जो है होगी सभी संपत्तियां जो नई कंपनी ने ले ली हैं वह उसकी एंट्री करना। तो जो संपत्तियां नई कंपनी ने ले ली हैं उसके लिए एंट्री, पहली एंट्री बिल्कुल फिक्स है, वसूली खाता विकलित, वसूली खाता विकलित और सभी संपत्तियां जो नई कंपनी ने ले ली है। तो हमने नीचे समायोजन देखा, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कुछ संपत्ति छोड़ दी। तो जो भी संपत्तियां लेने लायक है, तो देखिए स्थायी संपत्ति भी लेने लायक है, देनदार, स्कंध और बैंक। यदि यहाँ पर प्रारंभिक व्यय होते, ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय होता, तो वो संपत्तियां हमारी समझदारी से हमें छोड़ना ही है। मतलब नाम मात्र की संपत्तियों को कभी भी वसूली खाते में ट्रांसफर नहीं करना है। नाम मात्र की संपत्तियों के लिए हम अंशधारियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी नहीं है। तो हम जो है सिर्फ सारी संपत्तियों को ट्रांसफर कर देंगे किसमें, वसूली खाते में। सारी संपत्तियां जो है वह नई कंपनी ने ले ली, तो स्थायी संपत्ति खाते से, ठीक है, देनदार खाते से, स्कंध खाते से, बैंक खाते से, ठीक है ना। और अमाउंट आ जाएगी आपकी 10 लाख, 1,40,000, 4 लाख रुपए और 60,000 रुपए। तो ये आ जाएगा 16 लाख रुपए में नई कंपनी ने समस्त संपत्तियां ले ली। तो संपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित, वसूली खाते में हस्तांतरित, ठीक है। बैलेंस शीट संपत्ति पक्ष जो है वो खत्म हो गया एक ही एंट्री में। दूसरी जो एंट्री होगी आपकी, जो दायित्व लेने लायक है, तो इसमें हमेशा 2 से 3 एंट्री हो सकती है। तो देखिए, अंश पूंजी, सामान्य संचय, लाभानी खाता, विनियोग भत्ता संचय और निर्यात लाभ संचय, ये संचय जो है वह अंशधारियों को जाएंगे। मतलब अंश पूंजी और संचय व आधिक्य में जो है आंतरिक लाभ से संबंधित संचय है। यदि वैधानिक संचय होता तो उसको जो है हम अलग एंट्री में करते। तो यहाँ पर जो है सारे संचय अलग होंगे और लेनदार केवल हम वसूली खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो लेनदार खाता डेबिट, लेनदार खाता विकलित और वसूली खाते से,
वसूली खाते से कितना है 1,20,000। ठीक है, और नरेशन में क्या आ जाएगा, दायित्व वसूली खाते में हस्तांतरित, वसूली खाते में हस्तांतरित। ठीक है ना। और ये जो बाकी के संचय हैं, देखिए विनियोग भत्ता संचय भी जो है आंतरिक लाभ में से बनाया हुआ है, तो यह जो जितने भी संचय और लाभानी खाते रहेंगे वह किसको जाएंगे, समतांशधारियों को, क्योंकि उस पर उनका अधिकार है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, अंश पूंजी खाता विकलित, ठीक है, सामान्य संचय खाता विकलित, लाभानी खाता विकलित, सारे दायित्व ले लेंगे जो अंशधारियों को देना है, नई कंपनी के अधिकार के नहीं होते हैं ये लाभ में से बचाए हुए संचय हैं, तो इसीलिए जो है यह नई कंपनी को न देकर अंशधारियों में बांट दिए जाते हैं। तो अंश पूंजी जो है हमारी 10 लाख रुपए है, सामान्य संचय 2 लाख रुपए, लाभानी खाता 1,60,000 रुपए, विनियोग भत्ता 80,000 रुपए और ये 40,000 रुपए। और इसको हम ट्रांसफर करेंगे समता अंशधारी खाते से, तो ये आ जाएगा हमारा 14,80,000। ठीक है, पूरी बैलेंस शीट खत्म। नरेशन क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख लेंगे कि विभिन्न दायित्व समता अंशधारियों को हस्तांतरित किए। पूरी बैलेंस शीट खत्म हो गई यहाँ पे, क्लियर। अब जो है 3 एंट्री होगी आपकी क्रय प्रतिफल से संबंधित। कौन कौन सी, पहली एंट्री होगी क्रय प्रतिफल को जो है हम ड्यू बनाएंगे कि मिलने देने वाले हैं हम। दूसरी एंट्री में जो है वह हमें मिल जाएगा, और तीसरी एंट्री में जो है जो पैसा हमें मिलेगा वह समता अंशधारियों को ट्रांसफर कर देंगे। ये क्लियर आपको, ठीक है। पूरी बैलेंस शीट आपको एंट्रीज के थ्रू खत्म करनी है। तो एसेट्स हमने एक एंट्री से खत्म कर दी, क्योंकि ऐसी कोई भी एसेट्स नहीं थी नाम मात्र की कि जो हमें अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित करनी थी। और दायित्व में जो है 2 एंट्री मैक्सिमम होती ही है। अब अगली एंट्री हम करेंगे वो होगी हमारी क्रय प्रतिफल की 3 एंट्री फिक्स है बिल्कुल। जहां भी आप ओल्ड कंपनी का एंट्रीज कर रहे हैं ये 3 एंट्री बिल्कुल करना ही है। पहली एंट्री में हम ड्यू बनाएंगे, चौथे नंबर की एंट्री है। तो कौन है हमारे जो है, श्रद्धा लिमिटेड है, श्रद्धा लिमिटेड विकलित, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वसूली खाते से, वसूली खाते से। तो ये कितना हो जाएगा, 16 लाख रुपए क्रय प्रतिफल जो है वह मिलने वाला है। क्रय प्रतिफल प्राप्य, ठीक है। इसके बाद अगली एंट्री में यह जो है हम प्राप्त कर लेंगे। तो भुगतान किसमें मिला है, समता अंश पूंजी खाता विकलित और श्रद्धा लिमिटेड से। ये हमें पैसे मिल गए 16 लाख रुपए, सॉरी अंश पूंजी मिली है, नगद नहीं मिला है। इसमें हम क्या लिख लेंगे, क्रय प्रतिफल प्राप्त, क्रय प्रतिफल प्राप्त, ठीक है ना। अब ये जो क्रय प्रतिफल हमें मिला है ये किसको बांट देंगे हम, अंशधारियों को। तो ये हो जाएगा आपका अंशधारी खाता विकलित, अंशधारी खाता विकलित और समता अंश पूंजी खाते से, समता अंश पूंजी खाते से। और 16 लाख रुपए जो हैं, जो मिले हैं नई कंपनी से, हम उसे क्या करेंगे, अंशधारियों को दे देंगे। तो अंशधारियों को भुगतान अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित, ठीक है ना। ये हो गई 6 एंट्री हमारी। अब जो है 2 एंट्री होती है स्टूडेंट, वो होती है समापन व्यय की, यदि क्वेश्चन में दिए हो, और एक एंट्री होती है आपकी वसूली खाते का बैलेंस की, ठीक है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन देखा, यहाँ पे हमें कहीं भी वसूली के व्यय या समापन के व्यय नहीं दिए हैं।
तो हमें सिर्फ एक एंट्री करनी है, वसूली खाते का शेष निकालना है। तो वसूली खाते का शेष जो है हम इस तरीके से निकालेंगे। देखिए, पहली एंट्री में हमने वसूली खाते को क्या किया था, डेबिट किया था 16 लाख रुपए से, ठीक है ना। और दूसरी एंट्री में जो है हमने 14,80,000 रुपए से 1,20,000 रुपए से क्रेडिट किया था, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हमने यह वसूली खाते को क्रेडिट किया 16 लाख रुपए से। क्लियर। इसके अलावा कहीं भी वसूली खाता लिखा है क्या, नहीं लिखा। तो इसका मतलब है कि वसूली खाता का जो है लाभ आ रहा है हमारे पास 1,20,000 रुपए। तो इस वसूली खाते के लाभ को जो है हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, समता अंशधारियों में। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी वसूली खाता डेबिट, वसूली खाता विकलित और अंशधारी खाते से, ठीक है ना। 1,20,000, 1,20,000। इस साइड बैलेंस निकलता तो हम एंट्री को अपोजिट कर देते, हानि हो रही है तो वसूली से उसे जो है लाभ हो रहा है। यहाँ एंट्री क्या, नरेशन क्या लिखेंगे हम, वसूली का लाभ अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित किया, अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित किया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये एकीकरण के समय में पुरानी कंपनी और नई कंपनी की पुस्तकों में एंट्री की जाती है।